नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने प्रत्यय का एक अहम भाग आपके समक्ष ला रहे हैं। आज आपका एक नया चैप्टर आपके समक्ष है, एक नया लेसन है प्रत्यय। तो आज हम प्रत्यय के बारे में सीखते हैं। प्रत्यय के संबंध में एक लाइन लिखी हमने, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि जिसका किसी धातु के अंत में विधान किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर धातु के अंत में, ठीक ना। तो प्रतीयते विधीयते, विधीयते मतलब आपका विधान करना, इति मतलब उसके समकक्ष, प्रतीयते मतलब वो उसके साथ जोड़ने से है। क्लियर, मतलब धातु के साथ। तो वही यहाँ पे लिखा हमने है, जिसका किसी धातु के अंत में विधान किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और आपको बता दें, यहीं से आपका एक प्रश्न बना था, जो है ये आपके मॉडल पेपर में इसको जो है इस प्रश्न को दिया गया था। उसमें ये लिखा गया था, प्रश्न करके आपका आगे प्रश्न लिखा था कि प्रतीयते विधीयते इति, और आगे आपका ऑप्शन में एक आपका प्रत्यय बना था, एक आपका दूसरा आपका उपसर्ग बना था, ठीक ना। तीसरा जो है आपका समास बना था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब था प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है, और आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये प्रत्यय शब्द दिया गया था। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके दो प्रकार हैं, प्रत्यय दो प्रकार का है। पहला आपका है कृदंत प्रत्यय, और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, यहाँ से आपकी एग्जाम में कृदंत प्रत्यय से पूछे जाते हैं काफ़ी सारे प्रश्न। क्लियर। तद्धित प्रत्यय से बहुत ही कम है, लेकिन कृदंत प्रत्यय से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। चलिए कृदंत प्रत्यय के बारे में हम पहले उसकी परिभाषा को देख लें। कृदंत प्रत्यय क्या कहता है? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये जो है आपका धातु के अंत में किया जाता है, मतलब उसके पीछे, वहाँ पर कृदंत प्रत्यय होता है। जैसे आपका ये हमने धातु की बात की, धातु के अंत में, तो ये अब क्या है आपका गम धातु है, ठीक ना। और ये आपका है कौन सा प्रत्यय? औक्त प्रत्यय, जो कि कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत औक्त प्रत्यय आता है। तो अब इसको जब हम अक्त प्रत्यय गम धातु के साथ हम जब जोड़ेंगे तो ये नया शब्द बनेगा गतः। क्लियर। यह है जो आपका कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। क्लियर, बहुत बारीकी से समझते चलिएगा भैया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। दूसरा फैक्ट है, धातुओं के अंत में तिंग प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। धातुओं के अंत में तिंग प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। गम धातु है, और आपका तिगंत प्रत्यय में एक आपका है प्रत्यय तिप प्रत्यय। तो ये जो है आपका मिला के एक नया शब्द निर्मित होगा, गच्छति। गम धातु में तिप प्रत्यय लगाने से निर्मित शब्द कौन है? तो आपका गच्छति है। तो ये आपका तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है। प्रत्यय आप हिंदी में पढ़े होंगे, वो जो है आपका प्रत्यय पीछे लगता है, किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे लड़का है, लड़का में आप पन प्रत्यय लगाएंगे जो कि पीछे से प्रत्यय लगता है, तो वो हो जाएगा लड़कपन। वही जो आपका संस्कृत में तद्धित प्रत्यय कहता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक ना। तो तद्धित प्रत्यय में आपका एक प्रत्यय है मतु प्रत्यय। ठीक। तो ये जो है आपका शब्द के अंत में, तो हमने एक शब्द लिया धन, शब्द के अंत में जो है
हमने लिया शब्द जो है धन, और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हमने लिया मतु। तो ये दोनों शब्द ये जो आपका धन आपका शब्द है, मतु प्रत्यय है जो तो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत है। तो जो है ये मिलकर जो है एक नया शब्द निर्मित करेंगे, वो है आपका धनवान। ना में हलंत है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय के कुछ अहम तथ्य। जिन शब्दों के अंत में सुप आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सुबंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे राम में सुप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रामा। क्लियर। और आगे है आपका, जिन पदों में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अजह, अजह मतलब होता है बकरी, बकरी में टा प्रत्यय का हम प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा अजा। तो यहाँ पर जो है ये टा का लोप हो जाएगा, और ये टा में जो अ लगा हुआ हो जाएगा वो आ जाएगा पा, माफ़ कीजिएगा, वो हो जाएगा आपका अजा में आके जुड़ जाएगा, और टा और पा का जो है ख़त्म कर देगा, लोप कर दिया जाएगा। तो ये बन गया आपका नया शब्द अजा। क्लियर। तो ये आपका तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हुआ। अब कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं हम बारी बारी से उनको हम अध्ययन करते हैं। कृदंत प्रत्यय में पहला आपका है सत्र एवं सानच प्रत्यय। ये दो प्रत्यय हैं, और चलिए देखते हैं इनके बारे में। सूत्र है लटह सत्री सानचौ, लटह सत्री सानचौ। अब ये क्या कहता है, सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग लट लकार के वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। सत्री सानच प्रत्ययों का प्रयोग लट लकार के वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें इनकी क्या होती है, सत संज्ञा होती है। ये आपका प्रश्न बन चुका है, पूछा था आपसे कि सत्र एवं सानच प्रत्ययों में कौन सी संज्ञा निहित होती है। सीधा सीधा आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा था, आपसे फिर से प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। सत्र एवं सानच प्रत्ययों में कौन सा संज्ञा प्रयुक्त होती है, तो वो है आपका सत संज्ञा। जिस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सत्य प्रत्यय। सत्य प्रत्यय में अब देखते हैं, सानच को बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं सत्य प्रत्यय। सत्र में अत शेष बचता है, सत्र में अत शेष बचता है। चलिए कैसे, अब इसको देख लें, पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। सत्र धातुओं का प्रयोग लट लकार के वर्तमान में परस्मयी पदीय धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। अब परस्मयी पदी क्या है, जो एक होता है आत्मनेपदी और एक होता है परस्मयी पद। तो आत्मनेपदी मतलब अपने के लिए, परस्मयी पद मतलब दूसरों के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ उदाहरण हमने लिखा है। पहला है पठ धातु। पठ धातु में सत्य प्रत्यय हम लगाएंगे तो पठन्ति। क्लियर, यानी पढ़ना। अब देखते हैं पठ, पठ में आ लगा हुआ है कि नहीं, ध्यान से। पठअंति, पठअंति। पठ में ये जो देखिए ठा हलंत है, आधा है, ठीक ना, तो इसमें आ निकल गया तो बचा अ, और उसके बाद सत्री है, सत्र में अत शेष बचता है, और ता देखिए आपका पीछे लगा हुआ है कि नहीं पठंती में। तो पठंती पठ अंति, पठ अंति अत, अत, ठीक ना। तो अत आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। पठंती साउंड पीछे में आ रहा है कि पठ के बाद अत अंति, अत अंति पठंती, तो अत शेष बच रहा है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि पट धातु में सत्र प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो पठंती। लेकिन एक बात और बता दें आपसे कि जो है इसका पट धातु का आपसे पूछेगा कि पुल्लिंग में इसका रूप कैसे बनेगा, तो पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा पठन। क्लियर। और आपको बता दें स्त्री में कौन सा बनेगा, तो पठंती बनेगा। ध्यान से लिख लीजिए, इसको हम लिख नहीं पाए, छूट गया, तो बता दे रहे हैं आपसे। तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठंती
और नपुंसक लिंग में हो जाएगा पठत। क्लियर? ये आपके रूप बनेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि पट धातु में सत्र प्रत्यय लगाने से आपका पठंती बनेगा। और पूछेगा कि मतलब ये तो आपका धातु रूप में हो गया। क्लियर? ये धातु रूप में प्रयोग किए जाएंगे। और आपसे यही कहे प्रश्न करेगा, परस्मयी पद में पूछेगा तो परस्मयी पद में आपका पुल्लिंग में क्या बनेगा? तो पठन बनेगा। गम धातु में सत्र प्रत्यय तो गच्छन्ति यानी जाने से है, तो वहाँ पे गच्छन हो गया। और उसके बाद आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में हो जाएगा गच्छन। क्लियर? और आगे है आपका दा धातु सत्र प्रत्यय बनेगा ददति, मतलब देने से, तो इसका पुल्लिंग में हो जाएगा ददन। और उसके बाद है आपका स्त्रीलिंग में होगा ददति और उसके बाद नपुंसक लिंग में होगा दतद, ददद। ठीक ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न एक बार पूछ चुका है टेट के एग्जाम में यहाँ से। और एक बात और आपसे बता दें, ये दा धातु का जो है मतलब देने वाला, ठीक ना, देने से ये क्रिया है आपकी दा धातु। तो जो है ये लाइन जो है आप इसका रूप आपसे विनती कर रहे हैं कि ये रूप आप पांचों में आपके लट लकार, आपके विधिलिंग और आपका भविष्यत काल, तो ये सब जितने भी रूप हैं संस्कृत में 5 रूप हैं, तो उन 5 रूपों को याद कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और आखिरी है आपका हंस धातु, मतलब हंसने से है, सत्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसंती और इसका मतलब होता है हंसना। तो इसका जो है पुल्लिंग हो गया हसन। और उसके बाद है स्त्री में बनेगा हसंती और नपुंसक लिंग में बनेगा हसत। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे है आपका सानच प्रत्यय। चलिए सानच प्रत्यय के बारे में हम अध्ययन कर लें। सानच प्रत्यय में क्या कह रहा है कि इसमें जो है आन और मान शेष बचता है। ध्यान से समझिएगा, अब तक आपने सत्य प्रत्यय में पढ़ा था कि क्या बच रहा है शेष, तो अत शेष बच रहा है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि सत्र प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो अत शेष बचता है। क्लियर? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे और आपने कभी सुना ही नहीं रहेगा, सुने ही नहीं होंगे कि मतलब ये चीज़ है इसके अंदर। इसलिए हम आपको बहुत ही विस्तृत रूप में और आपको इसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं अब इसके बारे में परिभाषा क्या कह रहा है। लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे बने हुए रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्री में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें है आपका, पहले हम मान का देखते हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि आन और मान शेष बचता है, तो हम मान का पहले अध्ययन करते हैं। पठ धातु सानच प्रत्यय में जो है आपका पुल्लिंग में राम की तरह रूप चलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो अब ये देखिए आपका पुल्लिंग में आपका पठ्यमाना हो गया, क्योंकि आपको हमने अब बताया था कि इसमें आन और मान शेष बचता है, तो ये आपका पठ्यमान हो गया। और स्त्रीलिंग में आपका क्या हो गया, पठ्यमाना हो गया, और नपुंसक लिंग में पठ्यमानम हो गया। वही हाल आपका शुरू है, शुरू मतलब सुनना, और सानच प्रत्यय लगेगा श्रूयमाण, श्रूयमाना, श्रूयमानम। और दृश्य धातु सानच प्रत्यय में दृश्यमाण, दृश्यमाना, दृश्यमानम। दो धातु मतलब दुहने से दुह्यमान, दुह्यमाना, दुह्यमानम। तो ये आपका पुल्लिंग, ये आपका स्त्री और ये आपका नपुंसक लिंग। क्लियर? तो ये आपके जो है ऐसे ऐसे ये सानच प्रत्यय के अंतर्गत आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बचता है आपका, अभी हमने आपसे मान के बारे में चर्चा की, अब देखते हैं आन के बारे में। तो सी धन सानच, मतलब इसमें जो है अब हम आन की बात कर रहे हैं, तो हो गया सयाना। अब आन बच रहा है कि नहीं, या के बाद आ रहा है कि नहीं, आन, सयान। क्लियर?
और उसके बाद है आपका स्त्रीलिंग में शयाना, और ये हो गया नपुंसकलिंग में शयानम। उसी हिसाब से आपका दा धातु में देने से, तो ये हो गया आपका सानस प्रत्यय जुड़ेगा, तो ददान, ददाना, ददानम। तो ये जो है आपका सानस प्रत्यय के बारे में हमने आपसे चर्चा की। कृदंत प्रत्यय में सत्री और सानस प्रत्यय को हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की। आगे के भाग में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। अगले जो है आपके लेप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इन सब प्रत्ययों के बारे में जो कि कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले हैं जो है, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है और बनता भी है। तो चलिए अब हम आज आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।